सीने में हो या मेरे सीने में, बस आग जलनी चाहिए. My Dream TV USA has started a very good debate called Rising Bharat Debate. In Rising Bharat Debate, in the last 3 months during the Corona time, we have seen that our police is fighting at every front, but somewhere they are helpless. कहीं आप देख रहे हैं कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि पुलिस को यहाँ पे एक ग्रुप मार रहा है, वहां पे उस मॉब ने मारा है. समवेयर द मॉब लिंचिंग इज देयर, समवेयर दे आर बीटन अप, समवेयर दे आर रनिंग, एंड दैट्स अ वेरी वेरी बैड पिक्चर. इसी दौरान जो एक पालघर का इंसिडेंट भी हुआ, जो महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हो गई और पुलिस जो है वो खड़े रहे, देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया. तो एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारे देश के सामने खड़ा है कि क्या जो पुलिस, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के सिपाही हैं, क्या वो कहीं मजबूर हैं, या उनमें क्या कमियां रह गई है, या कानूनी तौर पे हमारे क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आज पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है. इस डिबेट को आगे ले जाने से पहले मैं अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा. आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो हैं मिस्टर उपेंद्र मिश्रा, जो हमारे साथ हैं. हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर दिनेश जोतवानी, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ में इनके एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है लास्ट 20 इयर्स का, and he is running a law firm and the people from all walk of legal professions are in touch with him. He is advisor to the various political party also in the legal field that is there. So he has also joined with us. Third guest we have is Mr. Lalit Mohan Tyagi, who is the secretary of Indian Democratic Congress and a learned chartered accountant with the experience of 30 to 35 years. और हमारे साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे राणा धीरज सिंह, जो मोदी सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो देयरफॉर सबसे पहले जो मैं फ्लोर ओपन करना चाहूंगा जो मिस्टर दिनेश जोतवानी जी से, कि अपने लीगल व्यू रखें कि आज की डेट में, आज के हालात में भारत में पुलिस की स्थिति क्या है, और ये पुलिस जो है, ये जहां पे मॉब से डीलिंग की बात आती है, जहां पे भीड़ तंत्र से डील करने की बात आती है, अपने आप को असहाय क्यों महसूस करते हैं. दिनेश जी. आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया हुआ है. हाँ, thank you so much Rajiv ji for inviting me for this debate. I hope you all can hear me now. Yes. मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो पुलिस है काफी कंस्ट्रेंट्स के बीच में काम कर रही है, और खासकर इस कोविड-19 के पीरियड में. मोदी जी ने पहले 2014 में ही बोला था कि पुलिस बी स्मार्ट, एंड बाय दैट ही मेंट स्मार्ट मतलब एस से सेंसिटिव, एम से मोबाइल, अलर्ट, रिलायबल एंड टेक्नो सेवी. That is the phrase he gave, that the police needs to be smart. But राजीव जी, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये पुलिस के साथ प्रॉब्लम नहीं. देखेंगे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था पुलिस इंडिपेंडेंस के लिए. इट इज अ वेरी फेमस जजमेंट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 पे. वो उस जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना था, जिसमें पुलिस को काफी इंडिपेंडेंस, एक क्रिएशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इनकॉर्पोरेट करनी थी, और उसके हिसाब से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करना था. उन्होंने अपना खुद का बोर्ड बनाना था, जिसमें अपनी प्रमोशंस देखनी थी, अपनी वेलफेयर देखनी थी, इंश्योरेंस देखनी थी. और उस जजमेंट के हिसाब से इनको अपने पोस्टिंग्स के भी अपने तय करनी थी, जो वो बोर्ड तय करेगा. पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि 2006 में जजमेंट थी, और काफी सारी स्टेट्स ने कुछ एक्ट्स भी पास किए एज पर दिस जजमेंट, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी रखी है, जो फाइनल पावर्स हैं, वो पुलिस ने और पॉलिटिशियंस ने अपने पास ही रखी हैं. और उससे क्या हुआ है कि पुलिस की जो इमेज है
अमंग पब्लिक वो इतनी राइज नहीं हो पाई है, और उसी का कारण हम देख रहे हैं अभी। दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। आपने देखा पंजाब में कितना बुरा अटैक हुआ, जो जहाँ पे यस यहाँ पे मैं उपेंद्र मिश्रा जी को लाना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है मिश्रा जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, पावर्स भी हैं, उसके बावजूद भी जब रियल फ्रंट की बात होती है तो ये कंट्रोल जो है, अगर हम सिर्फ ये कह दें कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये माने कि पुलिस जो है स्टेट के हाथ पे, या स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, या स्टेट का जो पावर है उसके नाम, उसकी कठपुतली है पुलिस। यस टोटली ये कठपुतली है। उपेंद्र जी का पिक्चर नहीं आ रही, आप प्लीज उसको फिक्स करिए। आपका टोटली फोन को खड़ा कर दीजिए। हाँ यस टोटली कठपुतली है। सुपरिटेंडेंस ऑफ पावर जो है मिनिस्टर के पास है अभी भी। उपेंद्र जी आवाज क्लियर है? टेक्निकल डिफिकल्टी है। ओके, वी विल टेक अप। मीनवाइल मिस्टर त्यागी जी से बात करेंगे कि आप बताइए, मिस्टर त्यागी जी जो है बेसिकली बंगाल में है, एंड ही कैन रियली पुट दैट कि आखिर पुलिस जो है कहां पे हेल्पलेस है, व्हाट इज द मेजर कॉज? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी राजीव जी। देखिए, इस बात का जवाब देने के लिए हमको पुलिस का जन्म कहां हुआ उसमें जाना पड़ेगा। पुलिस का जन्म जो है वो इंडियन पुलिस एक्ट के हिसाब से हुआ, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिशर्स का पर्पस पुलिस को बनाने का ये था, इंडियन पब्लिक को किस तरीके से सब सर्विएंट अपने रख सकें, तो उन्होंने उस सारे सिस्टम को उन्होंने उसी तरह डेवलप किया था। आज हमारे पास भारत में हमारे 3 और अब चौथा जो मीडिया जोड़ दिया है, आपका समझिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव में पुलिस आती है। तो पुलिस का अल्टीमेटली बेसिक पर्पस क्या था? पुलिस आफ्टर ऑल हमने बनाई क्यों? हमारे जो पुलिस बनाने की चीज थी वो ये बात थी कि भाई जो मेंटेन कर सकें रूटीन लॉ एंड ऑर्डर, राइट कंट्रोल कर सकें, क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकें, प्रोटेक्शन स्टेट एसेट्स हो सके, वीआईपी प्रोटेक्शन हो सके और ट्रैफिक हो सके। ये एक छोटा सा 5-6 पॉइंट का पर्पस था। मेरा सीधा सवाल है कि हमारी पुलिस आज की डेट में इस भीड़ तंत्र के सामने फेल क्यों है? मेरा सवाल ये है। इसीलिए फेल है क्योंकि उस पर्पस के लिए पुलिस को बनाया ही नहीं गया, और वो ट्रेनिंग, वो सारी तैयारियां जो सारी चीज के लिए तैयार किया जाता है, उनका जो कंट्रोल है वो सारा इस तरीके से फैला हुआ है कि वो चीज कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। हमको ये बेसिक जब तक हम चेंजेस। राणा जी को लाना चाहूंगा कि राणा जी ये बताइए कि भीड़ तंत्र के सामने पुलिस क्यों फेल है? राणा धीरज सिंह जी बताइए। वेरी गुड इवनिंग राजीव जी। देखिए, बहुत गौर देने वाली बात यह है कि आज अगर आप पिछले दिनों की घटनाक्रम को, अगर पिछले 6 महीने साल भर की घटनाक्रम को अगर आप रोटेट करें तो आप पाएंगे कि एक अजीब सा भीड़ तंत्र है ये। और ये इसका जन्म जो है ना, ये इसका जन्म जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और उन सभी राज्य सरकारों में या जो भी लोग हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, अपीजमेंट टू अ ग्रुप, appeasement to a religion, appeasement to a caste, under the name of reservation and so all things, इसके वजह से इस भीड़ तंत्र को एक नाजायज ताकत मिलती है उन राजनेताओं के द्वारा जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को प्रोवोक करते हैं, और उसके द्वारा ये पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में पुलिस पर हमला किया जा रहा है। जरा सा सुने राजीव जी, अभी आप देखेंगे कि कल सीआरपीएफ की टुकड़ी पर झारखंड के रांची जिले में हमला कर दिया गया। तो पुलिस इतनी लाचार नहीं है जितनी लाचार हम लोगों ने, जो आम यहां का जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जो हिस्सेदार हैं लोग, वो उसका पार्ट एंड पार्सल पुलिस को बना दिए हैं। अगर हम ललित त्यागी जी की बात से एक बात से सहमत है कि इसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी गई है,
आई एम अग्रीड विथ हिम, वो उनका कहना सही है, बट इसके बाद भी बीइंग अ नेशन, बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, नो वन हैज राइट टू एक्ट लाइक दिस विद पुलिस, आवर पुलिस फोर्स, आवर सीआरपीएफ, आवर मिलिट्रीज। हम अगर छोटी सी बात है राजीव जी, इस चीज को ध्यान दें अगर आप सर, तो पुलिस ये आर्मी पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। ये आर्मी बटालियन, सीआरपीएफ बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब पर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिनेश जी को लाना चाहूंगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं। इसका मतलब राणा जी जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने इस तरह के भीड़ तंत्र को एक संरक्षण दे रखा है और इस कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। दिनेश जी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये अपीसमेंट की पॉलिसी है और पॉलिटिशियंस का बहुत इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन ये भी देखिए कि दूसरी तरफ से जो वीडियोस फैलाए जाते हैं कि पुलिस डंडे मार रही है, इतनी जगह मिडिल क्लास में, लेडीज में, बच्चों में हम ये देखते हैं, तो ये दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरीके से एक भीड़ ही है जो पुलिस को तंग कर रही है, बट अपोजिट भी हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक स्पोर्ट्स पर्सन के घर के बर्थडे था बच्चों का और वहां पे 10 पुलिस वाले गए बर्थडे मनाने के लिए। तो ये भी गलत है, दोनों तरफ से गलत है। और अल्टीमेटली मैं ना पुलिस को ब्लेम करता हूं ना भीड़ को ब्लेम करता हूं, मैं एक ये सिस्टम को ब्लेम करता हूं जो अभी तक वो कंटिन्यू, जो जैसा ललित जी ने बताया कि जो 1861 का एक्ट है तब से चला आ रहा है, पुलिस एक्ट जिसके तहत वो चलते हैं, मैं उस सिस्टम को ब्लेम करता हूं। क्योंकि आप इंसिडेंट हर स्टेट के बता सकते हैं, आप इंसिडेंट यू कैन चेरी पिक द इंसिडेंट और बता सकते हैं कि पुलिस की गलती है या भीड़ की गलती है। क्यों ना हम इसको ओवरव्यू करके देखें कि क्या सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जो अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं मानी, क्योंकि जब वो पावर्स में आते हैं तो वो चाहते हैं कि ये जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो। तो अल्टीमेटली कोई बोल्ड गवर्नमेंट, कोई बोल्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें चाहिए कि जो पुलिस रिफॉर्म्स को करे और पुलिस की एक्सेप्टेबिलिटी, जहां हम बाहर देखते हैं कि पुलिस को रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उनका लोग कहना मानते हैं, यहां पे क्यों उल्टा हो रहा है? क्या भीड़ की ही गलती है? बल्कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इसमें सारे भीड़ की गलती है? ललित जी विल गिव हिज व्यूज। ललित जी आप बताइए। राजीव जी, जैसा मैंने शुरू किया, हमारा कॉन्सेप्चुअली हमारी पुलिस जो है वो गलत एक्ट और गलत हाथों में है। आज कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हमारी पुलिस के साथ कैसे इंटरफियर कर सकता है? इंटरफियरेंस क्यों अलाउड है? आज के दिन हमारे तीनों जो अंग हैं, आप ले लीजिए जुडिशरी, आप ले लीजिए एग्जीक्यूटिव, आप ले लीजिए लेजिस्लेचर, तीनों के तीनों आपस में कोलाइड किए हुए हैं, आपस में कल्यूजन है तीनों का, और उसका रिजल्ट हो रहा है कि करप्ट सिस्टम टोटली। आज जो है कोई भी पोस्टिंग करनी होती है, एक पुलिस की पोस्टिंग जो कि सारे समाज को कंट्रोल में रखना है, उसकी पोस्टिंग जो है वो एक पॉलिटिशियन कैसे कर सकता है? उसके लिए आपके पास कॉलेजियम क्यों नहीं है जो कि उन लोगों को सबको पोस्टिंग दे सके? आज अगर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यह बात, हाँ, इंडिपेंडेंट कॉलेजियम होना चाहिए, तब होगा। नहीं तो फिर वही इसमें तो स्वार्थ टीका है कि भाई यहाँ आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आप यहाँ से इतना हमको पैसा मिलना चाहिए, या तो आप लोगों को, हमारे पुलिस वालों से बात होती है, सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब अगर उपेंद्र जी इसका मतलब ये कहा जाए कि पॉलिटिशियंस ने अपने एक एसएचओ मेरे पास आया, एक एसएचओ, उसका केस था, उस केस तो उसने कहा कि उपेंद्र जी अगर हम लोगों का ऊपर से इंटरफेरेंस नहीं हो तो अगर कोई सोना का गुल्ली भी अगर जो है वह रोड पर रख दे तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन अगर हम लोग किसी को पकड़ते हैं 1 मिनट में टेलीफोन आएगा कि अरे इस आदमी को तुम छोड़ दो जी, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे जी, तो तुम्हारा जो सस्पेंड हो जाओगे जी, तो तुम तरह तरह की धमकियां मिलने लगती हैं। इसलिए जो है इंटरफेरेंस होता है, इसलिए पुलिस अपने विवेक से काम नहीं कर पाती है इंटरफेरेंस के चलते। तो इसका मतलब कि पुलिस का जो इंटरफेरेंस है, पुलिस के डे टू डे वर्किंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे,
तब तक पुलिस जो है वो, अगर कहा जाए अभी जिस तरीके से पिट रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ धीरज सिंह जी आप बताइए, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम करता है, उसी तरीके से पुलिस और आईएएस ऑफिसर्स का अलग अलग कोलिजियम होने चाहिए जो अपॉइंटमेंट करें, जिन पे किसी का दूसरे का वो नहीं हो। और पोस्ट रिटायरमेंट इन लोगों का कोई भी पोस्टिंग कई कमीशन में नहीं होना चाहिए, तब आप इस बात को अचीव कर सकेंगे। राजीव जी, हाँ, बावजूद सारी बातों के, ठीक है, बावजूद सारी बातों के, सारी कमियां बताने के बावजूद मैं बताता हूं आपको कि भीड़ तो कभी कभार कहीं भी इकट्ठा हो सकती है, लेकिन आपराधिक भीड़ बार बार इकट्ठा होना और षड्यंत्रों के तहत इकट्ठा होना, हमलावर होकर इकट्ठा होना, हत्यारा होकर इकट्ठा होना, ये जो है, ये सोची समझी राजनीतिक लाभ, अनैतिक लाभ एक जाति, समुदाय, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाले लोग हैं। अपीजमेंट कर कर इसको कराया जा रहा है निरंतर। सारी कमियां हैं, पुलिस का ट्रांसफर हो जाता है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपराधिक भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत कैसे बनती है? इनके अंदर यह हिम्मत कहां से आती है कि एक आईएएस को, एक आईपीएस को, एक जवान को, एक वर्दीधारी को सरेआम मार दिया जाता है? ये इनके अंदर हिम्मत। आप क्या बात करते हैं? सारी कमियां हैं, माना, सारी कमियां, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमियां हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी कमियां हो सकती हैं, और हम लोग जो इस देश के वासी हैं, क्या हमारा कोई बिल नहीं है? लेकिन सिर्फ ये भीड़ नहीं है, ये आपराधिक भीड़ है, सुनियोजित भीड़ है, प्रायोजित भीड़ है। हाँ, सुनियोजित भीड़ है, सुनियोजित भीड़। और यहाँ पे मैं दिनेश बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेंड्स हैं पिछले महीने या की जा रही है। राणा जी एक मिनट, अभी मैं दिनेश जी को लाना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने, साल भर या 2 साल में या पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड आया है कि एक भीड़ जो है वो पुलिस के साथ 1-to-1 फाइट करता है, उनको मारा है, और लॉजिकल कंक्लूजन, उनको कहीं ना कहीं कोई लगता है कि कोई लीगली फीड कर रहा है, कोई बता रहा है कि अगर आप, या कोई पीछे से उनके सर पे हाथ रखा है कि आप ये क्राइम करेंगे एंड यू कैन गेट अवे विद इट। दिस इज समथिंग, क्योंकि ये आज की डेट में ये सवाल कॉमन मैन की सिक्योरिटी का है। कानून का भय बीच में क्या कानून का भय इनके अंदर से मिटा दिया जा रहा है। सर, हमारा सारा सिस्टम इंजर्ड है। अगर हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो वो आपराधिक लोग जो है, उनकी हिम्मत ही कैसे है? उनकी हिम्मत इसलिए कैसे है क्योंकि सिस्टम बेकार है। जस्ट ब्लेमिंग टू द सिस्टम, यू आर, आप अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ नहीं सकते। आप सिस्टम आएंगे। दिनेश, प्लीज टेल मी, प्लीज पुट अ लाइट ऑन दैट। भीड़ को अपराधी होने देखिए, मैं बस एक ये बात कहना, शुरू में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो पुलिस काम कर रही है या जो हमारे फौजी काम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मैं ये जरूर बोलूंगा, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। उनके पास, मैं देखता हूँ, कईयों के पास मास्क नहीं होते, कईयों के पास ग्लव्स नहीं होते कोविड-19 पीरियड के बावजूद, और वो हमारी सेवा कर रहे होते हैं। एट द soldier level or at the constable level, police is very good and they are very good with the people also. ये politics जो है, इनको interference of politics जिसे कहते हैं, और मैं इसमें पंकज जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इसमें रिलीजियस कवर नहीं देना चाहूंगा इस बात को, मैं इसमें जातिवाद का कवर नहीं देना चाहूंगा, मैं इसमें सिस्टम को ब्लेम करना चाहूंगा कि ये अगर भीड़ इकट्ठी होती है, चाहे वो शाहीन बाग में हुई पहले, चाहे किसी भी जगह पे हुई, तो इस पे रिलीजन को मैं एक ब्लेम नहीं देना चाहूंगा। मैं कहूंगा अगेन देयर इज अ सिस्टमैटिक फेलियर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूरी नहीं कि मैं कहूं कि रूलिंग पार्टी ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैन बी फ्रॉम डिफरेंट अदर पार्टीज। सो अगेन
द पॉइंट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ना कि मैं इसको कोई भी जातिवाद या इसको मैं कोई भी रिलीजन का कलर देने से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और हमें 100% इसको सिस्टम को चेंज करना है। And it arises out of the local stronghold. यहाँ Irrespective of यहाँ political पे मैं party. उपेंद्र जी को मैं लाना चाहूंगा कि क्या उपेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसे PIL या ऐसी चीजें लाई जा सकती है कि भाई जैसे हम जानते हैं एज अ लॉयर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह का जैसे हुआ कि somebody is taking the investigation to a different level altogether, putting his heart, putting his soul into that, putting his sweat into that, और पूरी मेहनत के बाद पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन के फाइनल स्टेज पे उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या ऐसी कोई रूलिंग या ऐसी कोई गाइडेंस की भाई पुलिस की जो ट्रांसफर है वो विदाउट कोर्ट के परमिशंस के, जो पुलिस पे किसी भी तरह का जो एक्शन है वो पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा सकता, इट हैज टू बी अ एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट हैज टू कम थ्रू द कोर्ट। तो उपेंद्र जी इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि आपको कॉलेजियम बनाना ही पड़ेगा पुलिस सर्विसेज का। बहुत से PIL फाइल हुआ। आप स्कैम चारा घोटाला का जो है जिसमें लालू यादव जेल में बैठे हुए हैं, उसमें हाई कोर्ट के ही निगरानी में उसमें इन्वेस्टिगेशन होता था, रिपोर्ट दिए जाते थे। चूंकि वहां पर पुलिस पर फेथ नहीं थी, उस पर उसकी RJD की शासन थी। तो इस तरह के बहुत से हुए हैं जो उसमें कोर्ट इंटरफेयर करता है और उसको जो है उसको एक्सिक्यूट कराता है ऑन परव्यू ऑफ जुडिशियरी। तो इसके लिए PIL बहुत से PIL इसमें लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया सकता। इस पर जो है PIL उपेंद्र जी वो केस टू केस बेसिस है। मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं एट रैंडम की केस टू केस बेसिस नहीं, वहां पे अगर इट्स इन जनरल कि ऐसा ना हो कि एक केस के दौरान जो है 6 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदल गए, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहां तक कि CBI का ऑफिसर बदल गया, जैसे वो इन्वेस्टिगेशन का एक सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचने वाला है वहां पे एक चेंज आ गया, एंड दैट इज चेंज ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रोसेस आप कह रहे हैं। तो अगर इसमें अगर पुलिस को जब तक सब्सटेंशियल पावर नहीं है कि भाई मैं इस इन्वेस्टिगेशन को, इस प्रोसेस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जा सकता हूं, पुलिस अपने आप को हेल्पलेस फील करेगी। करती ही है, पुलिस करती ही है, हेल्पलेस फील करती है। आज राजीव जी माननीय योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि वहां पुलिस बेबस है? माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि पुलिस वहां बेबस है आज की तारीख में? Here I want त्यागी जी to respond. Mr. त्यागी, please respond to this. देखिए, बात मेरी वहां जहां शुरू की है वही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू स्टॉप द अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन पुलिस। वी हैव टू स्टॉप कि उनके ट्रांसफर्स, उनके अपॉइंटमेंट और उनके प्रमोशन किसी भी पॉलिटिकल आदमी के हाथ में रहें। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंटली, जैसा मैंने कहा कॉलेजियम आप कोई और सिस्टम कर सकते हैं, बट जहां कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो। नहीं, देखिए धीरज जी, आपका जवाब देते हुए क्वेश्चन का, अगर आप मुझे एक स्टेट या 2 स्टेट, इट मींस जब तक ये नहीं होता है, इट मींस कि जब तक ये नहीं होगा पुलिस पे हमले होंगे, CRPF पे हमले होंगे, आर्मी पे हमला होगा। हो ही रहा है। आप रोक सकते हैं तो रोकिए, देखिए कैसे रोकेंगे। नहीं रोक पाएंगे आप। नहीं रुकेगा जब तक ये जरूरत है किसी भी राज्य सरकार को सेकुलरिज्म के चश्मे से सेकुलरिज्म की चाशनी में डुबोया हुआ ड्यूटी ना बताया जाए पुलिस वालों को सेकुलरिज्म और अपीजमेंट की ड्यूटी करने के लिए फोर्स ना किया जाए। ऐसा जब भी होगा आपको एक मजबूत और ताकतवर पुलिस मिलेगी। भारतीय पुलिस इतनी कमजोर पुलिस नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। राणा जी, वो भी जब हो रहा है जो इस तरीके से आप बता रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही है। वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आपको आप हर चीज को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहेंगे तो नहीं चलेगा। आपको यह मानना होगा कि वहां एक डिसीजन लिया जा रहा है, आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप पुलिस को लाचार बना के रखते हैं। आप पुलिस को भेज रहे हैं, आपके बंगाल में पुलिस को मारा जा रहा है। त्यागी जी, यू आर इन बंगाल, यू आर इन बंगाल, यू आर वेरी वेल नोन टू द भीड़। कौन है ये भीड़ और पुलिस वालों को मार क्यों रहे हैं पश्चिम बंगाल में? आप बताइए त्यागी जी।
मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, वही एक ही आंसर है पॉलिटिकल। पुलिस को मौजूदा ममता सरकार ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना दिया है पश्चिम बंगाल में? क्यों नहीं पुलिस को फ्री हैंड करती है कि उपद्रवियों को मारो, उपद्रवियों को उठा के अंदर डालो? तो उसका वोट खत्म हो जाएगा ना। अगर उसका वोट, अगर उसी पर वह है, उसका डिपेंडेंट है, तो उसका वोट खत्म हो जाएगा ना अगर ऐसे करेगी तो आप फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को दोष मानिए ना। आप मानिए कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आई है, तो अपीजमेंट के चश्मे से और सेकुलरिज्म की चाशनी में डुबो कर ड्यूटी कराया जा रहा है इनको। उस अपीजमेंट से बाहर निकालिए ना उसको, उस अपीजमेंट से बाहर निकालना होगा ना पूरे सिस्टम को। हमारे सिस्टम को हमें ओवरऑल करना होगा, कोई रास्ता नहीं है। आई एग्रीड विथ यू, ये सिस्टम को करना होगा। सिस्टम में खामियां हैं सर। मैं ये नहीं कहता कि बीइंग मोदी सेना प्रदेश अध्यक्ष मैं मोदी की कहते हूं कि मोदी की है तो सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम दुरुस्त, सिस्टम में कमियां हैं। पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पुलिस जो है, आप जब तक ऐसी ताकतों को आप कुचलने के लिए पुलिस को फ्री नहीं छोड़ोगे जो इस प्रायोजित भीड़ को, हिंसक भीड़ को, आपराधिक भीड़ को, देखिए अगर मान लीजिए सड़क में कोई दुर्घटना हो जाती है तो भीड़ वहां भी जमा हो जाती है। मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो किसी गांव से सड़क पे जाने में कोई गाड़ी वाला किसी को मार देता है तो भीड़ वहां भी इकट्ठा होती है, उपद्रव वहां भी हो जाता है। पर आप देखेंगे दोनों के एक्ट में, तो ये जो भीड़ आजकल आप देख रहे हैं कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जो इकट्ठी हो रही है सभी जगह, ये पूरी तरह से प्रायोजित और आपराधिक षड्यंत्रकारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। वह भी स्टेट पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आर्मी बटालियन, इन सब के विरुद्ध। इस पर बताइए इकट्ठा कर रहा है। अरे वो तो पर्दे के पीछे से किया जाता है गाइड, उसको, उस भीड़ को जो है पर्दे के पीछे से किया जाता है गाइड की, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। आप देखे कि शाहीन बाग का भीड़ हो रहा था, शाहीन बाग का, उसमें देखे सबसे पहले वहां लेडीज को आगे बढ़ा दिया जाए, चलो गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। उसमें जो है पुलिस वाले जो है, फिर पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप देखें किस तरह के सर्कमस्टांसेस डेवलप होते गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन आया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो है 2-3 सीनियर एडवोकेट्स को जो है भेजा कि उसको रिसॉल्व करो मामला को, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो सके, लोग अभी भागे, पीछे चले आए। तो इस तरह की बात है। उसमें तो यही है कि जो है now दिनेश, let the दिनेश should come in। दिनेश जी आइए, आपकी क्या राय है यहाँ पे? या देखिए, अभी जो एग्जाम्पल दिया उत्तर प्रदेश का, ये एक एक्सट्रीम भी हो सकता है जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने देखा कि पुलिस को अगर हम बहुत ज्यादा पावर देखें, हमने देखा कि वो रेपिस्ट को गोली मार दी उन्होंने। लोग पुलिस की हत्या, देखिए, पुलिस की हत्या करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? पुलिस की हत्या करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? सेना पे हमला करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? ये उसके लिए जुडिशियल रेमेडीज हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप पुलिस वालों को बहुत 302 के मुजरिम बने, बहुत पुलिस वाले 302 के मुजरिम बने और उनकी सजाएं हुई, 302 में उनकी सजाएं हुई। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये हमें व्यू लेना है, आप पुलिस को मार सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। आर्मी को मार दीजिए, ये एक्सेप्टेबल है। सैकड़ों लोगों का घर जला दीजिए, ये एक्सेप्टेबल है। राणा जी, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। बैलेंस करना है बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस एक्सेसेस। हम दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ना। पुलिस, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी है, लीगल सिस्टम है, कि हम पुलिस को सारी पावर्स नहीं दे सकते कि वो जाके अपने आप ही इन्वेस्टिगेट करे और अपने आप ही पनिशमेंट दे जाएगा। ऐसा पावर्स नहीं है उनके पास। उनके पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पावर विद द जुडिशरी, इस पावर विद द लीगल सिस्टम टू पनिश देम। हम बात भीड़ तंत्र की कर रहे हैं, सुनिए। पुलिस में आपने देखा पुलिस ने
बीट तो टॉपिक को ट्रीट मत कीजिए। पावर जस्ट डंडे मारे क्या हम ये आप मौके वारदात पे एक वकीलों की भी पुलिस का डिफिनीशन है, इनके बीच में बैलेंस तभी ह्यूमन राइट्स पुलिस लॉ है। पावर का डिफिनीशन है सर जी, पुलिस पावर का डिफिनीशन है